वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग एमएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर की प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और थ्योरी को डिस्कस करने के बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे रखे। तो प्रोबेबिलिटी की आज हमारे पास जो क्वेश्चन है रखे ताश वाले, कि किस प्रकार से हम ताश वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे रखे। देखो हम जानते हैं ताश की गड्डी ले, किसकी, ताश की गड्डी ले। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं टोटल? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं टोटल? 52 पत्ते हैं। तो इसका हम लोग 52 पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज आपको समझ में आएगा कि जब 52 पत्तों की हम लोग क्लासिफाई, तो इसमें क्या था, ईंट के, ईंट मतलब डायमंड। ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 13 पान के पत्ते होते हैं। 13 कितने होते हैं? पान के पत्ते होते हैं। ठीक, और 13 ही किसके कहते हैं? पान को कहते हैं कि हम लोग हीड्स, और 13 किसके होते हैं? चिड़ी के। चिड़ी के कितने होते रखे? 13 पत्ते होते रखे। 13 इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चिड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लब कहते हैं। कितना? क्लब कहते हैं। और 13 ही पत्ते किसके किसके होते रखे हमारे पास में? हुक्म मतलब स्पेड के होते हैं। हुक्म मतलब स्पेड कहते हैं। ठीक, तो समझ गए। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में 13 हमारे ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 हुक्म कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कोई नहीं। अब क्वेश्चन इसमें 26 हमारे किसके होते हैं? रेड होते हैं। रेड कितने होते रखे? 26। और ब्लैक कितने होते रखे? ब्लैक भी 26। मतलब रेड मतलब लाल हो गए रखे, और ब्लैक कितने हो गए रखे? काले। कोई पूछ ले आपसे कि ताश की गड्डी में कितने ब्लैक पत्ते होते हैं? 26 बताओगे, और कितने रेड होते रखे? 26 होते रखे हैं। ठीक, अब इस प्रकार से हम क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से करेंगे रखे, और एक एक चीज आपको समझ में आए। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। तो ये चीज आपको क्लासिफिकेशन। अब एक चीज का हम लोग क्या करें, इसका डायमंड का मतलब ईंट का क्या करें, क्लासिफिकेशन करेंगे। टोटल इसमें 13 पत्ते होते हैं, तो 2 से लगाकर 10 तक सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। 2 से 10 तक लगाकर कितने होते हैं? सेम होते रखे। एक किंग का होता है, किंग मतलब बादशाह। ईंट में कितने का होता है? किंग मतलब एक बादशाह का होता रखे। एक क्वीन का होता है, एक गुलाम। क्वीन मतलब क्या? बेगम। ठीक, एक बेगम हो गई जाके। उसके बाद एक गुलाम जेक, इसे कहते हैं जेक मतलब गुलाम हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है? इक्का हो गया जाके। आप अगर इस 1 घंटे की क्लास को अगर आप देख लोगे एक्चुअल में, तो एमएससी इंटरनल के क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं छूटेगा। और यहाँ से आपके एमएससी इंटरनल के में जो आपका इंटरनल फर्स्ट इंटरनल होगा कि पूरे हमने क्या क्या 3 साल के पेपर एनालाइज किए हैं, वहां से देखा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या डिफिनेशन आते हैं, क्या परिभाषा आते हैं, सब आपको एक एक चीज में बताई जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहे रखे, और एक एक चीज आपको हम बता देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम छपने वाला क्वेश्चन हो जाएगा रखे, कि आप खुद बताओगे कि भैया कि एमएससी में जो क्वेश्चन आया रखे बिल्कुल सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन आए हुए रखे हैं। ठीक, तो ये तो हमने इसका डिस्क्राइब कर ले रखे। अब क्वेश्चन आता है कि 52 ताश की गड्डी है, क्या मतलब एक ताश की गड्डी में से ऐसे रेंडमी हम लोग पत्ते निकालेंगे कि यादृच्छिक विधि द्वारा, क्या ताश की गड्डी में से एक रेंडमी विधि से निकाले गए हुक्म और स्पेड, हुक्म या स्पेड आने की प्रायिकता बताना है रखे, हुक्म या स्पेड आने की रखे। ठीक, तो इसको हम लोग करेंगे, और फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रखे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसी पे क्वेश्चन आते जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपको सब चीजें समझ में आएंगी रखे। हमने क्वेश्चन लिख लिया अपने पास से कि एक ताश की गड्डी में से क्या पत्ते यादृच्छिक विधि द्वारा, ताश की
गड्डी में से यादृच्छिक विधि द्वारा पत्ता निकाला गया, पत्ते निकाले गए। क्या बोला? ताश की गड्डी में से एक यादृच्छिक विधि द्वारा पत्ता निकाला गया जाके। अब कह रहा है जो पत्ता है या तो हुक्म का हो, हुक्म मतलब, और या तो ठीक क्वीन का हो। किसका हो? या तो हुक्म का हो या तो क्वीन का हो। क्या बोला? या तो हुक्म का हो या क्वीन का हो। क्वीन मतलब बेगम। अब एक चीज देखो, हमने कितने बताए थे? हुक्म हमने कितने बताए थे? टोटल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? टोटल एक गड्डी में 52 होते हैं। 52 में हमने बताया था हुक्म कितने होते हैं? 13 होते हैं। हुक्म मतलब स्पेड कितने होते हैं? टोटल 13 पत्ते होते हैं। 13 में एक हमने कितनी बताई थी? क्या बताई थी? रानी होती है। 13 में एक बेगम होती है। बेगम मतलब रानी, बेगम रानी। ठीक। अब बोला या, अब अच्छा 52 पत्तों की गड्डी में और रानियां कितनी होती है? 3 और होती हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था अगर आपसे कोई पूछ ले कि रानी कितनी होती है टोटल, रानी मतलब बेगम, तो बताओगे 4 टोटल। ठीक। बादशाह कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4 ही होते रखे। कुछ गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक। इस प्रकार से तो 13 में एक रानी तुम्हारी आ गई इसके अंदर। ठीक। और एक रानी, टोटल हमारे पास रानी कितनी होती है? 4। एक आगे कितनी बची? 3। तो 13 प्लस के 3, 13 प्लस के 3, तो हमारे पास जो पी नंबर की वैल्यू कितनी आगे जाके? 13 और 3 16, और पी सैंपलिंग वैल्यू कितनी हो रखी? 52। तो फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बराबर पी नंबर अपॉन पी एस। तो 16 अपॉन 52, तो इसको काटेंगे 4 से, 4 4 16, और 4 से रह गया 13, तो इसका आंसर आ गया कितना? 4/13 इधर राइट आंसर। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो देखा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रखे। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि अब ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और इस क्लास से अगर आपका 15 नंबर का इंटरनल हो रहा तो 10 नंबर का कंफर्म है कि इसी क्लास से क्वेश्चन आएंगे। तो इसे डरना नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेंगे जाके। ठीक। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और यहाँ से हम लोग सब क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे जाके। एक भी क्वेश्चन की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और इस प्रकार का करेगा कि ताश की गड्डी से नहीं, अलग प्रकार से। फिर यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी का एड का नियम आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी के योग का नियम लिखे। तो बहुत जल्दी हम लोग अच्छे तरीके से सेपरेटली करेंगे चीजें, तो इसको हम लोग रेजर करते हैं। ठीक। तो एक एक चीज आपको समझ में आ गई रखे, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको एक चीज ना समझ में आ रखे। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, हमने क्वेश्चन लिखा एक थैले में, मतलब एक हमारे पास क्या थैला है, एक थैले में हमारे पास 6 वाइट हो गई, 6 वाइट हो गए। वाइट मतलब सफेद, इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी जाके। और 10 ब्लैक हो गए जाके, 10 ब्लैक। ठीक। उसके बाद 4 रेड, 4 रेड। ठीक। एक थैले में 6 वाइट हो गए, 10 ब्लैक हो गए, 4 रेड हो गए जाके। ठीक। और इनका क्या करें, 4 गेंदों में एक साथ निकालेगी जाके। तो 4 गेंदों का एक ग्रुप, 4 गेंदे एक साथ निकाली गई, एक साथ निकाली गई, एक साथ निकाली गई। कितनी गेंदें निकले? 4 गेंदे एक साथ निकाली गई जाती हैं। तो कह रहा है एक सफेद और 3 रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 वाइट
3 रेड होने की प्रायिकता बताओ। ठीक, तो इस तरीके से अब हम ब्लू देखेंगे। टोटल हमारे पास मतलब कुल सैंपलिंग कितनी हो गई, टोटल वॉल तो 6 वाइट हो गए हमारे पास में, 10 ब्लैक हो गए और 4 रेड हो गए। तो टोटल हमारे पास सैंपलिंग कितनी आगे रखे, 10 और 6 16 और 4 20। ठीक, सैंपलिंग तो हमारे पास में कितनी आ गई, 16 आगे जाके। अब बोला क्या आ गया, 6 में से एक वाइट हो, मतलब 6 वाइट में से कितनी वाइट हो, एक हो जाके, एक वाइट हो, वाइट हो। बोला कि 4 रेड में से 3 रेड हो जाके, 4 रेड में से 3 रेड हो जाके। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से 6C1 मल्टीप्लाई 4C3, तो इसको फैक्टोरियल का सूत्र होता रखे क्या। अगर हमें फैक्टोरियल का सूत्र नहीं आता तो लोग कोई भी क्वेश्चन को करने में हम लोग क्या आएगा कि बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, बिना भी फैक्टोरियल के फार्मूले से हम कर सकते, लेकिन हम लोग फैक्टोरियल के फार्मूले पे ही क्वेश्चन करेंगे जाके। तो NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी पे देखो हम इसको लिखेंगे, n के 6 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू कितनी, 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 6 माइनस 1 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल, c की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 3 तो 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखना, अब हमें डिफाइन कैसे करना है। आप चाहो 6 से 1 तक डिवाइड करो। अगर कोई पूछ दे कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, तो होता है 6 5 4 3 2 1। ठीक, इस तरीके 6 पंजे 20 और 4 ते 12 दूनी 24, 24 गुणे 20 30, 24 तिया कितने हो गए रखे, इस तरीके 24 तिया कितने हो गए, 72 720। ठीक, इस तरीके से आप लोग निकालोगे रखे। लेकिन हमें क्या, हमें एक्चुअल वैल्यू तक जाना है। तो 6 गुणे 5, अच्छा 5 तक सर क्यों किया अभी बताएंगे रीजन। एक फैक्टोरियल को एक ही लिखे रखे, 6 में से गया 5, क्योंकि नीचे नीचे की संख्या सेम थी इसलिए हमने क्या दे रखे। अब इसको देखो 4 फैक्टोरियल को 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, और इसका 3 का 3 फैक्टोरियल सेम रखा रखे, 4 में से 3 का 1। ठीक, एक को तोड़ोगे एक ही रहेगा रखे, तो 3 से 3 कट गया, 4 छंग 24, कितने आगे रखा हमारे पास, 4 छंग 24 आ गए। कितने आगे हमारे पास में, 4 छंग 24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो, सैंपलिंग की वैल्यू नहीं तो टोटल स्पेस आ गए थे हमारे पास, टोटल संख्या आ गई थी। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे रखे, 20 थी टोटल, तो 20 से कितने का ग्रुप निकाला गया, बोलोगे 4 गेंदों का, 4। तो फिर से इसके निकाल देंगे हम लोग, 20 फैक्टोरियल की फार्मूला की जगह पे 20 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल और 20 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 20 गुणे 4 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16। अब 20 में से 4 गया 16, तो 16 तक करेंगे देखिए। 4 को भी तोड़ेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 20 में से 4 गया, कितने बचेगा, 16 फैक्टोरियल से 16 कैंसिल। अब देखना, अब इससे हम संख्या को छोटा करेंगे, 4 पंजे 20 और 3 6 जा 18 और 2 से काट दिया रखे हमने 3 बार। तो हमारे पास बचा रखे 5 गुणे 19 गुणे 3 गुणे 17। ठीक, ये हमारे पास कितने आगे रखे, ये हमारे पास निकल के आगे रखे सिंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कितना रखे, PE अपान PN अपान PS। तो प्रोबेबिलिटी बराबर PN की वैल्यू कितनी हमारे पास आई 24 और PS की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई रखें 5 गुणे 19 गुणे 3
गुणे 17 इज द राइट आंसर। और इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहे करने के लिए तो आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। रखिए अब आपके हम क्या थ्योरी पोर्शन पे आते रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन तो आप लोग कर लेते हो रखे, हम लोग थ्योरी पोर्शन को करेंगे रखे और अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी को हम लोग खत्म कर देंगे और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ऐसा करते हैं ठीक, ये आपने देख लिया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक चीज हमने बताई गई, बहुत अच्छे तरीके से बताया है और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या थ्योरी पे चलेंगे और बीच बीच में एक एक साथ हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते रहेंगे जाके रखिए। ठीक, अभी जब थ्योरी करने के बाद जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों से बहुत उन क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग उसको भी कर देंगे रखे। अब जो क्वेश्चन आया है कॉपी में, क्या लॉ ऑफ एडिशन मतलब प्रोबेबिलिटी के योग का नियम, प्रोबेबिलिटी के योग का नियम, योग मतलब सम, एड कैसे एडिशन कर नियम। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के योग का नियम क्या होता है, कह रहा है यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडम अचानक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि दो घटना हो ले रखे, हमने क्या ले लिया रखे, यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटना ए और बी, ए भी ले लो पी क्यू आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटना ए तथा बी, तो घटना ए तथा घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना ए तथा घटना बी के घटित होने की प्रायिकता फार्मूला लिखेंगे। देखिए तो लिखना, यदि किसी, ये 3 नंबर में जरूर आएगा, यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटनाएं की टू इवेंट का मतलब क्या था, घटना है। यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटना की ए और बी है, कितनी है दो घटना, ए और बी है, कितनी है ए और बी है, तो कह रहा ए और बी है तो घटना ए तथा घटना बी, तो घटना ए या बी, यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटनाएं, यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटना ए और बी है, तो कह रहा है कि घटना ए या घटना बी के घटित होने की, घटना ए या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, तो क्या होगा, घटना ए और घटना बी के प्रयुक्त होने की प्रायिकता, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या P यूनियन V, क्या हमने ले लिया P यूनियन V। अब कहोगे सर इसका यूनियन होता है, इसका मतलब क्या था यूनियन, प्रोबेबिलिटी A और यूनियन B, तो इसका हम लोग निकालेंगे रखे, प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है रखे, तो देखना P A घटना प्लस P B घटना, P A घटना प्लस P B घटना माइनस क्या करेंगे P A V। अच्छा, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, क्या कहते हैं इंटरसेक्शन कहते रखे हैं। ठीक, अगर आ जाए प्रायिकता के योग का नाम लिखिए, तो बताओ यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की टू इवेंट, यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की टू इवेंट ए और बी है, तो घटना ए या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो घटना ए और बी है, तो घटना ए या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता क्या P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A और इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया रखे। ठीक, कोई दिक्कत, अगर आपको डायग्राम के जरिए समझना रखे तो हमने क्या ले लिया, कोई भी एक ये ले लिया रखे, ये ए हो गया, ए बी हो गया रखे, ये ए हो गया, ये और बी हो गया रखे। अब इसको क्या करें, इंटरसेक्शन कर देंगे, मान लो
तो इसको इंटरसेक्शन है, किसका यूनियन है, मतलब जोड़ा रखे, तो इसको क्या ले, ए यूनियन बी, इसी प्रकार से ठीक, ए और बी ये क्या है रखे, इंटरसेक्शन है, ये यूनियन हो गया, ये क्या है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर आता है 3 नंबर में योग का नियम, तो आप अगर इतना लिख दोगे रखे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे रखे, क्या मिलेंगे रखे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे रखे, आपका कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे, क्या होगा, आपका कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे रखे। ठीक, तो कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन करने में, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते रखे हो, कि कोई भी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रखे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते रखे हैं क्या, डिफिनीशनों पे, क्योंकि पेपर में डिफिनीशन बहुत ज्यादा आएंगे जाके, क्या पेपर में डिफिनीशन बहुत ज्यादा। अब लिखो परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं किसे कहते रखे हैं, तो लिखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हम इसको रेज करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक, क्योंकि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे रखे, इसलिए हम लोग क्या करें, थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे रखे, बहुत अच्छे तरीके से हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे रखे, जो चीज समझाने वाली है वो चीज समझाएंगे, और जो चीज लिखवाने वाली है वो चीज लिखवाएंगे रखे। परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे, ऐसा नहीं होगा आपको कोई भी दिक्कत होगा रखिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, एक ये तो नाम हो गया। अच्छा, परस्पर अपवर्जी घटना कहते किसे हैं, कि यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं, क्या बोला, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं में से एक घटना तो घटित, एक घटना क्या हो जाती है, घटना के घटित होने की निश्चित होती रहती है। क्या बोला हमने बोला कि यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं किसी एक घटना के घटित होने के किसी एक घटना के घटित होने पर यह निश्चित होती है, मतलब किसी एक घटना के घटित होने की निश्चित होती है, उनमें अन्य घटना क्या घटित नहीं होती है, अन्य घटना घटित नहीं होती है। ठीक, अगर इसको घुमा फिरा के भी बोल सकते हैं क्या है, क्या कि विशेष प्रयोग में से 2 घटनाएं ए और बी है, मतलब विशेष प्रयोग किया, 2 घटनाएं ए और बी है, तो उनमें से एक घटना घटित हो जाएगी, दूसरे घटना को घटित होने से क्या होगा, रोकेगी, अर्थात एक साथ घटित नहीं होंगी जाके। इसे लिखो विशेष प्रयोग में से 2 घटनाएं, विशेष प्रयोग में से 2 घटनाएं क्या बोला, विशेष प्रयोग में से 2 घटनाएं ए और बी है, क्या है, ए और बी है, ए और बी है, तो बोलना रखे कि यदि इनमें से एक घटना घटित होती है, यदि इनमें से एक घटना घटित होती है, तो उनमें से एक घटना घटित होती है, दूसरे की घटित होने से रोकता है। एक घटना तो घटित होता है, दूसरे को घटित होने से रोकता है, दूसरे को घटित होने से रोकता है। अर्थात क्या बोला, विशेष प्रयोग में से 2 घटनाएं ए और बी हैं, तो यदि इनमें एक घटना के घटित होने दूसरे के घटित होने से क्या होता है, रोकता है, अर्थात एक साथ घटित नहीं होते हैं, अर्थात एक साथ घटित नहीं होते हैं।
अर्थात एक साथ क्या होते हैं, घटित नहीं होते। हमने बोला विशेष प्रयोग में से दो घटना ए और बी है, यदि इनमें से एक घटना दूसरे के घटित होने से क्या करती है, रोकती है, तो रोकती है तो रोकता है, अर्थात एक साथ घटित नहीं होती है, एक साथ घटित नहीं होती रखे हैं। ठीक, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो उसमें बोल सकते रखे हो क्या, उछाले गए सिक्कों में चित आने की निश्चित है, मतलब उछाले गए सिक्के में से चित आना तो निश्चित है, पट नहीं गिर सकता। क्या बोला, उछाले गए सिक्कों में चित आना तो निश्चित है लेकिन पट नहीं गिर सकता रखे है, इसलिए चित गिरना या पट गिरना दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाते हैं। क्या बोला, यदि एक सिक्के को उछाला गया रखे, चित गिरना तो निश्चित है, पट गिरना निश्चित नहीं है, तो चित और पट दोनों क्या होती रखे हमारी, परस्पर, चित और पट का दोनों का गिरना परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना कहलाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रखे का इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। अच्छा, स्वतंत्र घटनाएं किसे कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं वो घटनाएं होते हैं कि यदि दो घटनाएं इस प्रकार है, मान लिया हमने दो घटनाएं इस प्रकार है कि उनमें से किसी एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना का घटित हो जाना प्रभावित नहीं होता है। क्या बोला, लिखो, यदि दो घटनाएं इस प्रकार हैं, यदि दो घटनाएं इस प्रकार हैं, यदि दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि उनमें से किसी एक घटना के घटित होना कि उनमें से किसी एक का घटित होना दूसरे के घटित होने से क्या करता रखा है, प्रभावित नहीं होता है। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि उनमें से किसी एक का घटित होना दूसरे के घटित होने से क्या होते हैं, प्रभावित नहीं होती हैं। एक का घटित होना दूसरे के घटित होने से प्रभावित नहीं होती हैं, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि स्वतंत्र अपवर्जी घटनाएं क्या तरह के हैं, जैसे यदि दो सिक्के उछाले गिर के पहली बार में तो चित गिरना तो दूसरी बार में पट गिरना क्या है, स्वतंत्र घटना है। पहली बार में तो चित गिरना दूसरी बार में पट गिरना ये क्या है, स्वतंत्र घटना है जाके हैं। ठीक, उसके बाद हमारा इवेंट, उसके बाद हमारा कौन सी पढ़ेंगे हम, थकाने वाली घटना। क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थकाने वाली घटना। कैसी, थकाने वाली घटना, थकाने वाली घटना। थकाने वाली घटना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते रखे, एग्जीक्यूटिव इवेंट, एग्जीक्यूटिव इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इवेंट कहते हैं, इवेंट क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इवेंट कहते रखे। अच्छा, थकाने वाली घटना कैसी होती है, तो थकाने वाली घटना क्या होती रखे, और आपसे कोई पूछता है तो बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं, किसी परीक्षण के समस्त परिणाम, किसी परीक्षण मतलब किसी कोई परीक्षण करने जाके समस्त परिणाम मतलब टोटल इवेंट, किसी परीक्षण के समस्त परिणाम क्या बोलते हैं, थकाने वाली घटना कहते हैं। किसी परीक्षण के समस्त परिणाम क्या लिखे, किसी टेस्ट के समस्त रिजल्ट, समस्त
किसी टेस्ट के समस्त परिणाम क्या बोलते हैं, एजुकेटिव इवेंट कहते हैं। एजुकेटिव इवेंट कहते हैं। जैसे हम बोल सकते रखे, यदि कोई हमने क्या किया, सिक्का उछाला के रखे, तो उसमें हेड और टेल, क्या दोनों हेड और टेल का ऊपर आना, दो घटनाएं होती हैं। यदि एक सिक्का उछाला हमने क्या किया, हम आपको दिखा रहे हैं कि यदि एक सिक्का हमने क्या किया रखे, कॉइन किया रखे, यदि एक सिक्का हमने उछाला, ये हमारे पास क्या है, कॉइन है, ये सिक्का उछाला, तो जो सिक्के को उछालेंगे रखे हम लोग, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो क्या आएगा, हेड आएगा। तो उसमें क्या, जब सिक्के को उछालते हैं तो कोई भी इवेंट आ सकते हैं। तो सिर्फ थकाने वाली घटना को क्या कहते हैं, ए बटे, और टोटल घटना कितनी होगी एक सिक्के में, दो घटनाएं होगी, कितनी होगी, दो घटना होगी। देखिए क्या बोला हमने, एजुकेटिव इवेंट में किसी टेस्ट के समस्त रिजल्ट एजुकेटिव इवेंट कहते रखे हैं। यदि एक सिक्के उछालते रखे, हेड और टेल दोनों क्या होती है, थकाने वाली घटना कहते रखे। अब हम लोग को पढ़ेंगे रखे क्या, अविरुद्ध घटनाएं, क्या अविरुद्ध घटनाएं, कंफर्टेबल इवेंट, क्या पढ़ेंगे, कंफर्टेबल इवेंट पढ़ेंगे रखे, है ना, कंफर्टेबल इवेंट, इसको रेजर करते हैं, कंफर्टेबल इवेंट कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए, और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे क्लासेस मिलेंगी जाके, एक एक चीज आपको समझ में आएगी जाके, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज ना समझ में आए। तो देखो क्या बोला था हमने, अविरुद्ध घटनाएं, अवरुद्ध लिखेंगे, कंफर्टेबल, क्या बोला हमने बोला आपको कि कंफर्टेबल घटनाएं, भाई अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक करते रहे, पहले तो होगी नहीं है, तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते रखे हम, ठीक, कंफर्टेबल घटनाएं। अच्छा, कंफर्टेबल इवेंट क्या कहते हैं, कंफर्टेबल इवेंट हमारे कहते हैं यदि दो घटनाएं, क्या, यदि बे घटनाएं जो किसी एक साथ घटित हो जाती हैं, क्या बे घटनाएं जो एक साथ क्या हो जाती, घटित हो जाती हैं, बे घटनाएं, वे इवेंट जो एक साथ घटित हो जाते हैं, एक साथ घटित हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कंफर्टेबल इवेंट कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब समझोगे कैसे, एक हमारे पास कॉइन है, जब इसको हम उछालेंगे रखे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे रखे, उछालेंगे रखे, टॉस के लिए नहीं, क्रिकेट खेलते रखे उछालते हैं, जब उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, एक होगी जाके, क्या बोला हमने, या तो हेड आएगा या तो टेल आगे रखे। तो ये क्या होंगे रखे, उछालने पर चित और पट दोनों आ सकते, दोनों का आना क्या होता है, क्या अवरुद्ध घटनाएं कहलाते रखे हम, ठीक, कोई दिक्कत, मतलब हेड उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों घटनाओं का आना क्या कहलाता रखे, हमारा कंफर्टेबल इवेंट कहलाते रखे। अब हम लोग पढ़ेंगे रखे क्या, समसंभावी घटनाएं, समसंभावी घटनाएं, समसंभावी घटनाएं। अच्छा, समसंभावी घटनाएं किसे कहते हैं, समसंभावी घटनाएं वो होती जाके हैं कि जब विभिन्न घटनाओं के घट जाने को, संभावी, जब विभिन्न घटनाओं के घट जाने की संभावना समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं, संभावी घटना कहते हैं। देखो, जब विभिन्न घटनाओं की, जब विभिन्न घटनाएं, इवेंट्स की, क्या बोला हमने, जब विभिन्न इवेंट्स की, जब विभिन्न घटनाएं या विभिन्न इवेंट्स की, जब विभिन्न घटनाओं के घट जाने की संभावना समान होती है, जो विभिन्न घटनाओं के, इवेंट के घट जाने की संभावना क्या होती है, समान होती है,
कैसी है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संभावी घटनाएं कहते हैं, वे इवेंट कहते हैं। ठीक, क्या बोला, जब विभिन्न इवेंट के घट जाने की संभावना समान होती है। संभावी मतलब कैसी होती है, हमारी संभाव होती रखे। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे रखे, अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स। क्या, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल इवेंट्स। अच्छा, अनुकूल इवेंट्स किसे कहते हैं, तो अनुकूल इवेंट्स क्या होते हैं, जब किसी ट्रायल के लिए, परीक्षण मतलब ट्रायल के लिए समस्त संभावी परिणामों में से केवल एक विशेष घटना के घट जाने के अनुकूल होती रखे। मतलब बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, परिणाम करेंगे रखे, उनमें से एक घट जाने को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव, क्या, अनुकूल घटना कहते हैं। जैसे समझो, किसी ट्रायल के समस्त संभावी परिणाम, किसी ट्रायल के, लिखेंगे पहले तब समझ में आएगा, किसी ट्रायल के, क्या बोलो ना, किसी ट्रायल के, ठीक, किसी ट्रायल के समस्त संभावी परिणाम, किसी ट्रायल के समस्त संभावी परिणाम, रिजल्ट, क्या बोला, किसी ट्रायल के समस्त संभावी रिजल्ट, जो रिजल्ट होते रहते हैं, क्या, रिजल्ट में से, मतलब हमारी क्लास में क्या 50 बच्चे हैं, क्या हमारी क्लास में, तो वही तो लिखा, किसी ट्रायल के समस्त संभावी रिजल्ट में से एक घटना, क्या, रिजल्ट में से किसी विशेष घटना के, रिजल्ट में से किसी विशेष घटना के घट जाने की, किसी विशेष घटना के, शेष घटना के घट जाने की, किसी विशेष घटना के घट जाने की के अनुकूल होते हैं, या अनुकूल इवेंट घट जाने के को अनुकूल इवेंट कहते हैं, अनुकूल इवेंट कहते हैं, अनुकूल इवेंट्स कहते हैं रखे हैं। ठीक, ये भी समझ गए। पहले हमने क्या बता रखे, कम्पटेबल इवेंट्स कहते हैं वे इवेंट जो एक साथ घटित होने की संभावना समान होती है, कम्पटेबल इवेंट कहते हैं समभावी का, जब विभिन्न इवेंट के घट जाने की संभावना समान होती है। मतलब इसमें क्या था, एक वे इवेंट जो एक साथ घटित हो जाते हैं, कम्पटेबल इवेंट कहते हैं। वे इवेंट जो एक साथ घटित हो जाते हैं, कम्पटेबल इवेंट कहते हैं। और जब विभिन्न इवेंट को घट जाने की संभावना है, तो बहुत सारे इवेंट से घट जाने की संभावना समान होती है, उसे समभावी घटना कहते हैं। अनुकूल इवेंट कहते हैं किसी ट्रायल के समस्त परीक्षणों में से, किसी ट्रायल के समस्त परीक्षणों में से किसी विशेष विशेष घटना के या विशेष मेथड से घटना के घट जाने की को क्या कहते हैं, अनुकूल इवेंट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन पे और प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स पे आएंगे रखे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रखे, इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इसके क्या आएंगे रखे, स्टैटिस्टिकल के आएंगे और वहां से हम लोग क्वेश्चन, उसकी थ्योरी लिखेंगे नहीं, ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे जो चीजें हमें समझाने वाली है ना, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी रखे। अब हम लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा, किसकी, प्रायिकता की। ठीक, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या होती है, हमने क्या, यदि a प्लस बी, हमने क्या बताया, यदि a प्लस बी दशाएं हैं क्या, तो घटना a की घट जाती है, दूसरी घटना क्या नहीं घट जाती है। हमने क्या, यदि a प्लस बी क्या है, यदि a प्लस बी दशाओं में से, a प्लस बी दोनों दशाओं बोल दो, या दोनों दशाओं में से, दशाओं में कंडीशन में से, दोनों दशाओं में से ए दशा तो घट जाती है, बी घटना नहीं है। दशाओं में से एक घटना तो घट जाती है, ए घटना घट जाती है
है तथा बी घटना नहीं घटित होती है, नहीं घटित, क्या बोला, यदि ए प्लस बी दोनों दशाओं में से एक घटना तो घट जाती है, बी घटना नहीं घट जाती है, तो उस घटना के घट जाने की प्रायिकता, तो उस घटना के घट जाने की प्रायिकता कितनी होगी, देखिए मतलब प्रायिकता कितनी, ए अपान ए प्लस बी होगी, कितनी, ए अपान ए प्लस बी रखिए। ठीक, अनुकूल दशाओं की संख्या संभावी, इसकी अगर हिंदी में किसी को लिखना फार्मूला तो लिख ले, अनुकूल दशाओं की संख्या, अनुकूल दशाओं की संख्या, ठीक, समसंभावी दशाओं की संख्या, समसंभावी दशाओं की संख्या, समझ गए, अनुकूल दशाओं की संख्या और समसंभावी दशाओं की संख्या, एक चीज ठीक नोट करके लिखो, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, किसके, 0 और 1 के बीच में होती है, किसके थे, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती रखे। ठीक, अब प्रायिकता की हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, प्रायिकता की सीमाएं मतलब लिमिट्स। मतलब नंबर 1 प्रायिकता क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती रहते हैं। नंबर 2 क्या, समस्त घटनाओं की संख्या अनिश्चित हो, नंबर क्या, समस्त घटनाओं की संख्या अनिश्चित हो, समस्त इवेंट की संख्या अनिश्चित हो, कैसी हो, अनिश्चित हो, मतलब निश्चित ना हो, क्या बोला, समस्त इवेंट की संख्या कैसी हो, निश्चित हो जाके रखे। फिर नंबर 2 है सभी घटनाएं संभावी ना हो, सभी इवेंट्स एजुकेटिव ना हो, समसंभावी ना हो, समसंभावी ना हो, क्या बोला, समस्त इवेंट की संख्या निश्चित हो और सभी इवेंट्स समसंभावी ना हो जाके। अगली है जाके सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी ना हो, सभी इवेंट परस्पर अपवर्जी ना हो, म्यूचुअली परस्पर अपवर्जी ना हो, अपवर्जी ना हो। ठीक, ये तो हो गई हमारी प्रायिकता। तो हम लोगों ने प्रायिकता के जो क्वेश्चन को मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन को भी तो हम डिस्कस कर रखे, और टाइम मिला तो प्रायिकता के हम लोग सिक्के वाले क्वेश्चन बताए थे। आपको क्या कि पासे वाले भी क्वेश्चन बता देंगे रखे, बहुत अच्छे से कर लो रखे। पहले जो हमारे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं उस पर हम लोग फोकस करते रखे। ये हमारी क्या महा मैराथन क्लास है, यहाँ से आपके क्या एमएससी में जो इंटरनल होता है यहाँ से क्वेश्चन किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे रखे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे रखे, ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक सा डिस्कस करते चलते रखे और साथ में बोलते चले रखे। अब हमें ज्यादातर चीजें लिखनी नहीं, क्या समझानी है। सबसे पहले स्टैटिक्स पे आ जाते हैं। क्या सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं, स्टैटिक्स पे आते हैं। अच्छा, स्टैटिक्स का मतलब, स्टैटिक्स शब्द हमारे इटालियन से निकला गया, किसके, इटालियन से निकला गया। इटालियन का स्टैटिक्सा है, स्टैटिक्सा का अर्थ होता है स्टेटमेंट अथवा राज्य कार्य में कुशल होता है। क्या, स्टेटमेंट अथवा राज्य कार्य में कुशल होता रखे हैं। स्टैटिक्स का पहला अर्थ स्टैटिक्स से होता रखे और दूसरा
स्टैटिकल डाटा से होता है। पहला स्टैटिक्स से होता है, दूसरा से। क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स के फादर कौन थे? तो स्टैटिक्स के फादर गॉडफ्रीड एचेनवेल थे। कौन थे? गॉडफ्रीड एचेनवेल थे। इन्हीं ही फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। बाद में दो प्रोफेसर आए, कौन से? कार्ल पर्सन और आर.ए. फिशर का भी स्टैटिक्स में बहुत ज्यादा देन है। अब स्टैटिक्स का अर्थ क्या है? स्टैटिक्स का अर्थ तो दो प्रकार से होता है, पहला एक वचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप, बहुवचन के रूप में इसका डाटा से होता है। स्टैटिक्स का प्रयोग दो प्रकार से होता है, पहला एक वचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में इसका अर्थ क्या होता है? डाटा। क्या होता है? डाटा। जबकि एक वचन के रूप में इसका अर्थ होता है सांख्यिकी विषय से होता रखे, सांख्यिकी विषय रखे। अब क्वेश्चन आता है कि डाटा की परिभाषा बताओ। क्या? डाटा की परिभाषा बताओ। तो डाटा की किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई संख्या, मतलब किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई क्या राशियां डाटा कहलाते हैं। मतलब एक मेथड हम कहते हैं यहाँ पे क्यों एकत्रित रखें? विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई राशियां कहलाते रखें, डाटा कहलाती हैं। यह बोल सकते हैं तथ्यों के समूह को, मतलब तथ्य बहुत सारे तथ्यों के समूह को क्या बोलते हैं? डाटा। मतलब 4, 5, 6 से क्या है समूह वगैरह के, इनको क्या बोलेंगे? हम लोग डाटा बोलेंगे रखे। यहाँ से हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को जो आते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी बताएंगे 2021 में क्वेश्चन को 22, 23 और इसमें इंटरनल के क्वेश्चन कौन कौन से आए जाके। जो भी हम बोल रहे हैं ये समझ लो कि हमारे मुंह से सब पेपर का एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया 3 साल के पुराने पेपर को सोल्यूशन किया और हमने कहा सभी स्टूडेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इस क्लास के जरिए से आपको पूरी चीज डिस्क्राइब हो जाएगी। अब समांकों की विशेषताएं। अब आता है स्टैटिक्स की परिभाषा। तो स्टैटिक्स की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो क्या बताओगे जाके? स्टैटिक्स क्या है? सांख्यिकी अनुमानों और प्रक्रियाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमानों और प्रक्रियाओं का विज्ञान है। इंग्लिश में इट इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। इट इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। क्या बोलोगे? इट इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। फिर से इट इज द साइंस, इट इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी अनुमानों और प्रक्रियाओं का क्या है? विज्ञान है। फिर आर.ए. फिशर के रूप में क्या बोलोगे? सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से मानी जाती है। सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से एक गणित की शाखा, मैथमेटिकल की शाखा मानी जाती है जाके है, ठीक, शाखा। और डाटा पर प्रयोग किए जाने वाले गणित में माने जाते हैं। क्या बोला हमने? सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से गणित की एक शाखा और समांकों पर प्रयोग, मतलब डाटा पर प्रयोग किए जाने वाले गणित के रूप में मानी जाती है। किसके? डाटा पर प्रयोग किए जाने वाले गणित के रूप में मानी जाती है। फिर बहुत सारी परिभाषा है। अब सांख्यिकी के उद्देश्य, एम ऑफ स्टैटिक्स का, एम ऑफ स्टैटिक्स नंबर 1 समष्टि। अब समष्टि क्या होते हैं? एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। जन क्या? पॉपुलेशन, भीड़, एक ही प्रकार व्यक्ति हैं, तो एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोला? एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे है क्या? सैंपलिंग। सैंपलिंग मान ली रखे, यहाँ पे हमारी क्लास में 10 बच्चे रखे हैं, उसको क्या करें? पढ़ाई के एक टेस्ट लिया रखे, उसमें से जिसने अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हमने क्या? सैंपलिंग कर दी। इसी प्रकार विशेष विधि द्वारा चुनी गई इकाइयां सैंपलिंग कहलाता है। क्या बोला? विशेष विधि द्वारा चुनी गई इकाइयां सैंपलिंग कहलाती है। मतलब विशेष मेथड द्वारा चुनी गई इकाइयां क्या कहलाती है? हमारी सैंपलिंग कहलाती रखे। कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम लोग सांख्यिकी का महत्व पढ़ेंगे जाके। सबसे पहले शासन की उपयोगिता, तो शासन को शासन में उपयोगिता होगी जाके रखे। अनुसंधान, रिसर्च फॉर्म में इसका सांख्यिकी का बहुत ज्यादा रखे। सामाजिक आर्थिक घटनाओं में होता रखे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता, कृषि के क्षेत्र में रखे, मेडिकल के क्षेत्र में होता, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में होता रखे, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता रखे है कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा किससे कहते हैं? बहुत ज्यादा क्वेश्चन। प्राइमरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा हर तरह के वे सामग्री, वह डाटा जो अनुसंधान करता पहली बार में प्रयोग करता है। क्या बोला हमने? वह डाटा जो अनुसंधान करता, मतलब रिसर्च फॉर्म पे पहली बार प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा कहते हैं।
ठीक, वह सामग्री जो रिसर्च फॉर्म पे पहली बार प्रयोग होती रखे उसे हम लोग क्या बोलते रखे हैं कि प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वह सामग्री जिसका पहले किसी ना किसी काम के तहत प्रयोग किया गया है, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे काम में लेता है उस क्या स्वयं को संकलित करता है। ठीक, समझ गए कि सेकेंडरी क्या तो वह सामग्री जो कोई ना कोई इंसान क्या प्रयोग के लिए संकलित किया गया है, तो कोई दूसरा व्यक्ति लेता रखे है तो उसमें स्वयं को संकलित करता रखे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो 2021-22 में क्वेश्चन आए हुए रखे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्या वर्गीकरण। वर्गीकरण की 2021 में परिभाषा, 23 में आई जाके वर्गीकरण के प्रकार भी आते रखे। अब जो चीज आएगी उसको हम पेपर बोर्ड पे लिखवा दी जाएगी। तो सबसे पहले हम सुनते जाएंगे, सुनने से चीजें याद होती है, लिखने चीजें इतनी याद नहीं होती रखे कि लक्षण क्या होते रखे, जैसे पौधों की ऊंचाई, लंबाई, तो ये क्या हो गया लक्षण हो गए। अब लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मात्रात्मक लक्षण, एक होते हैं गुणात्मक लक्षण। तो समझो ऐसे लक्षण जिनका संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित, संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता। हमने क्या बोला, ऐसे लक्षण जो संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप से, मतलब क्या न्यूमेरिकल और कम्यूटेटिव, जैसे कि सेक्स को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, धर्म को प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या बोला हमने, ऐसे लक्षण जो मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते उससे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रात्मक कहते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होते रखे, ऐसे लक्षण जो संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जैसे सप्ताह में दिनों की संख्या, क्या सप्ताह में दिनों की संख्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोई डाउट अगर आ जाए संख्यात्मक और मात्रात्मक में अंतर लिखिए रखे, तो बोलोगे संख्या मात्रात्मक क्या होते हैं, गुणात्मक वो होते हैं लक्षण जो संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकते। सेक्स हो गया, लिंग हो गया, ठीक। और हमारे पास मात्रात्मक क्या होते रखे, जो ऐसे लक्षण जो संख्यात्मक और मतलब क्या हो गए रखे हमारे पास में, संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप से क्या होता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, गुणात्मक में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, मात्रात्मक में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं चर। मात्रात्मक लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक लक्षण दो प्रकार के होते रखे, जैसे किसी व्यक्ति का वह लक्षण जो सभी कंडीशन में समान होता है, किसी व्यक्ति का वह लक्षण जो सभी परिस्थितियों में कैसा होता है, समान होता है। किसी व्यक्ति का वह लक्षण, इस सप्ताह में दिनों की संख्या कैसी होंगी हमारी, समान होगी जाके, ठीक। उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव और कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्या होते रखे हैं, वह मात्रात्मक लक्षण जो दो या दो से अधिक मान तो ग्रहण कर सके परंतु ग्रहण किए गए मानों को दोबारा वापस नहीं उपयोग कर सकता रखे। क्या हमने बोला कि मात्रात्मक लक्षण जो है, जो दो या दो से अधिक मान तो ग्रहण कर सकता है परंतु ग्रहण किए गए मानों को क्या रखे, बीच वाले समस्त मानों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपको पेपर में इतना आता नहीं तो इसलिए में इतना डिस्क्राइब नहीं जाता है। अब जो आया है क्या, वर्गीकरण। कितना है, वर्गीकरण बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ रखे हैं। तो देखो वर्गीकरण को, इसका क्लास को हम धीरे धीरे फिनिश की ओर भी ले चलेंगे आगे। अभी भी 10 से 15 मिनट की क्लास होगी जिससे आपको सभी डाउट हमारे क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे रखे, ठीक। अच्छा, वर्गीकरण क्या था, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित रूप में को डाटा को, मतलब वर्गीकरण एक क्या किया रखे, पूरी क्लास जा रही रखे, अब पता ही नहीं रखे हमने क्या किया, उस क्लास को क्या कर दिया रखे, एक नाम दे दिया रखे, एक क्लास जा रही रखे, तब भी नहीं कवर हो रही रखे, तो हमने क्या किया, इस क्लास को अल्फाबेटिकल नाम से रखे 60 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया रखे। तब देखा क्या, ए ग्रुप के स्टूडेंट है, बी ग्रुप के स्टूडेंट है, सी ग्रुप के। तो वही बोला कि वर्गीकरण वही प्रक्रिया है, वर्गीकरण वह क्या, क्लासिफिकेशन, सही से लिखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन वह प्रोसेस है, मतलब क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, ठीक, जिसके द्वारा अव्यवस्थित रूप के डाटा को, क्या अव्यवस्थित रूप में रखे मूल डाटा को किसी
लक्षण की सादृश्यता के अनुसार अलग अलग ग्रुपों में रखना, अलग अलग वर्गों में रखना। क्या बोला हम लोग कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, वर्गीकरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा अव्यवस्थित रूप में रखे मूल डाटा को, क्या बोला, मूल डाटा को किसी लक्षण की सादृश्यता के अनुसार, मूल डाटा को लक्षण की सादृश्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। याद हो गया होगा रखे। उद्देश्य क्या है भाई, क्यों करते हैं, समझने में सुविधा होती रखे है, समानता और असमानता का ज्ञान हो जाता रखे है, और महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं, और सरलीकरण की सहायता कर देता है। अब अच्छा क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण के प्रकार बताइए। बहुत आता है टाइप्स, क्या बताए, प्रकार। तो नंबर 1 क्या होता है हमारा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे रखे, भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण मतलब भौगोलिक को क्या कहते हैं हम लोग रखे, क्या, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोला, भौगोलिक को कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और क्या है कि गुणों के अनुसार वर्गीकरण, किसके, गुणों के अनुसार, गुणों के अनुसार, ठीक। भौगोलिक वर्गीकरण गुणों के अनुसार वर्गीकरण हो गया हमारे का क्लानक्रमण, क्रोनोलॉजिकल, क्लानक्रमण, क्लानक्रमण वर्गीकरण। क्लानक्रमण को कहते हैं हम लोग क्या, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोला, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और 3 हो गए, चौथा हो गया कि हमारा क्या, वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्गीकरण, वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्गीकरण, वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्गीकरण, अनुसार वर्गीकरण, ठीक। ये तो हमारा चारों हो गए रखे। उसके बाद हम लोग चलते रखे हैं क्या, एक एक चीज आपको समझ में आ गई, सरडियन। क्या पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करते हैं फिर सरडियन पढ़ते हैं रखे। सरडियन मतलब क्या कहते हैं, ट्यूबुलेशन कहते हैं। ट्यूबुलेशन मतलब सरडियन वह प्रोसेस है या रीति है, सरडियन वह रीति है जो संख्यात्मक सामग्री को, क्या बोला, सरडियन वह रीति है जो संख्यात्मक सामग्री को रो तथा कॉलम में, सरडियन वह रीति है जिसे संख्यात्मक सामग्री को रो तथा कॉलम में सरलता पूर्वक, रो तथा कॉलम में रखेंगे, ये सरलता पूर्वक समझने योग्य बनाया जाता है। क्या बताए, सरलता पूर्वक समझने योग्य बनाया जाता है, इससे समस्या का स्पष्टीकरण शीघ्र और सरल रहता है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या का स्पष्टीकरण शीघ्र और सरल रहता है, ठीक। इसके टाइप्स देखो, सिंगल सरडियन होता रखे हैं, फिर डबल होता रखे हैं, डबल सरडियन, ट्रिपल हो गया सरडियन, फिर बहुगुण, मल्टीपल, ठीक, मल्टीपल, सिंगल सरडियन, डबल सरडियन, ट्रिपल। ये क्वेश्चन आया था कि सरडियन का किसी एक प्रकार है, सिंगल मतलब एकल सरडियन, ठीक। अब सरडियन के लाभ क्या होता है, सरडियन क्या होता है कि अव्यवस्थित रूप में, कोई पूछे सरडियन के लाभ तो बताओगे रखे कि सरडियन में विस्तृत आंकड़े को कम स्थान में प्रदर्शित करे, मतलब ट्यूबुलेशन के द्वारा जो बड़े बड़े डाटा है उसको कभी क्या कर सकते हैं, कम स्थान में प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसमें आंकड़ों को जटिल और जटिल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक, जो डाटा होता है सरल और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते रखे हैं, ठीक, सुव्यवस्थित रूप से, और तुलना में क्या होती है, सरल होती रखे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रखे क्या, उसके बाद समावेशी और अपवर्जी विधि क्या होती है, समावेशी और अपवर्जी विधि, समावेशी, अच्छा समावेशी को कहते हैं इंक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव, क्या बोलते हैं, समावेशी को हम लोग कहते हैं क्या,
इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड की पहचान क्या होती रखे है, कोई अगर पूछ रखे कि इंक्लूसिव मेथड क्या होता रखे तो आप बताओगे इंक्लूसिव मेथड उससे कहते रखे इस वर्ग की वर्गंतल की सीमाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती रखे। किसी वर्गंतल की निम्न सीमा पहले वर्गंतल की उच्च सीमा इससे क्या अगली संख्या होगी। जैसे मान लिया कि किसी की 0 से 5 है, इसकी 6 से 11 होगी, इसकी 12 से 17 होगी। तो ये क्या होगी, समावेशी। इसी में अपवर्जी विधि क्या होती है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। अब यहां पे देखना नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समावेशी विधि की आई निकालते हैं कैसे, आई बराबर L2 माइनस L1 प्लस 1। इसकी निकालते हैं आई बराबर L2 माइनस L1। ठीक, अब देखना समावेशी विधि जब हम क्या निकालेंगे, मध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे रखे। तो L1 की वैल्यू जो भी शुरुआत में डाटा उसका क्या था 6, इसमें क्या था 0.5 घटा देते हैं, मतलब तो क्या गया 5.5 सॉरी क्या होगा 5.5 होगा रखे, ये हो गया रखे। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे रखे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सब चीजों को समझ जाएंगे रखे क्या क्या आता रखे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते रखे हैं, जो क्वेश्चन आता रखे हैं स्टैटिकल एवरेज। क्या स्टैटिकल एवरेज, तो देखना स्टैटिकल एवरेज हमारा लास्ट चैप्टर है इंटरनल के हिसाब से, उसके बाद हम लोग क्या आगे की क्लासेस में चलते रहेंगे रखे। और उसके बाद जो भी हम एमएससी की क्लासेस लेंगे फिर आपको वो सीरीज के अकॉर्डिंग होगी, मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें प्रोबेबिलिटी हमने न्यूमेरिकल नहीं कराया है, फिर और अच्छे तरीके से उसमें क्लासेस होंगी रखी तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी रखी। स्टैटिकल एवरेज, स्टैटिकल एवरेज, अच्छा स्टैटिकल एवरेज की सांख्यिकी माध्य कहते रखे। क्या हमने क्या बताया, समांकों को संक्षिप्त प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मापों को प्रयोग किया था। क्या बोला हमने, समांकों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड माप का प्रयोग किया जाता है। समांक मतलब डाटा को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मापों को क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक क्या है, सांख्यिकी माध्य भी है। इसमें सांख्यिकी माध्य को क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति से प्रदर्शित करता है। सांख्यिकी क्या बोला हमने, समांकों का सांख्यिकी माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति, समांकों का सांख्यिकी माध्य क्या केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए सांख्यिकी माध्य को ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसलिए सांख्यिकी माध्य को ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। फिर से देखो, समांकों को संक्षिप्त मतलब डाटा को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार की माप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बारंबारता बंटन कह सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। यह डाटा को सांख्यिकी माध्य में से सांख्यिकी माध्य उस डाटा को केंद्रीय प्रवृत्ति, सांख्यिकी माध्य के उस डाटा को केंद्रीय प्रवृत्ति से मतलब सांख्यिकी माध्य के उस डाटा को केंद्रीय प्रवृत्ति से प्रदर्शित करते हैं। सांख्यिकी माध्य के उस डाटा को केंद्रीय प्रवृत्ति से प्रदर्शित करते रखे, इसलिए सांख्यिकी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। समांकों के समूह, ठीक, सांख्यिकी माध्य क्वेश्चन, सांख्यिकी माध्य एक अकेला सरल व्यंजक है। क्या बोला, सांख्यिकी माध्य एक ऐसा एक अकेला और सरल व्यंजक है। सांख्यिकी माध्य स्टैटिकल मीन एक सिंगल और सरल क्या है, व्यंजक है, जो किसी जटिल समूह को शुद्ध परिणाम केंद्रित करता है, जो किसी जटिल समूह के शुद्ध परिणाम क्या करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, जटिल परिणाम केंद्रित करता रखे हम। ठीक, उसके बाद तो हमारे पास इसमें क्या पढ़ेंगे, बहुलक मध्यिका। ठीक, बहुलक मध्यिका के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास में बहुलक मध्यिका के क्वेश्चन है, अभी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे रखे। अभी हम लोग क्या करेंगे रखे, समांतर माध्य के
गुण और दोष पढ़ेंगे जाके, उसके बाद परिभाषा भी पढ़ेंगे जाके, क्योंकि हमने परिभाषा अगर कोई हमसे पूछता रखे तो क्या 5 व्यक्तियों के एक समूह को 5 व्यक्तियों का समूह है, उनके पास 20-20 रुपए है, और क्या माध्य बताओ, तो 20-20 का योग कर देंगे और 5 से भाग कर देंगे, मान निकल आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा रखे। तो लिखा है यदि विभिन्न संबंधित परीक्षणों को पदों की संख्या उन पदों की संख्या से के भाग देने पर प्राप्त होता रखे, किससे तो भाग देने पर प्राप्त होता रखे। तो इसकी परिभाषा कैसी होती है, दृढ़ होती जाके है, सब निश्चयों पर का उपयोग करके की जाती है। नंबर 1 इसके गुण लिखो, समांतर मार्ग के गुण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा दृढ़ होती है, इसकी गणना सरल होती जाके, इसका भाव मस्तिष्क में सरलता से अंकित हो जाता रखे, ठीक, इसकी गणना सब निश्चयों का प्रयोग करके की जा सकती है, ये तुलना करने के लिए बहुत उपयोगी होते रखे, ठीक। उसके बाद इसके गुण क्या हो गए, दोष क्या हो जाएगा, इसका मान आलेख द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह देखने मात्र से ज्ञात नहीं होता है, इसका मान आलेख द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता, यह देखने मात्र से ज्ञात नहीं होता है, इसका प्रयोग गुणात्मक अध्ययन में नहीं किया जाता, इसका प्रयोग गुणात्मक अध्ययन में नहीं किया जाता है, ठीक ठीक। उसके बाद हम लोग मध्यिका क्या होती रखे, मध्यिका यदि किसी श्रेणी के पदों का आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे रखे तो बीच वाले पद का मान मध्यिका कहलाता है। मध्यिका को श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांट दें, एक भाग का मान अधिक होता, दूसरे भाग का मान कम होता। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।